हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, कैसे चल रही है नीट की तैयारी? तो मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम दहाड़ सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आज हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे दो टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मतलब इस एरिया से नीट एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली एक बन जाता है। तो चलिए, वो टॉपिक क्या है अगर हम बात करते हैं तो वो टॉपिक आता है हमारे पास, एक तो रेजोनेंस और दूसरा बॉन्ड पैरामीटर्स, कि बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बेसिकली इन तीन चीजों पे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल, इन चार चीजों पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और उसमें थोड़ा सा रेजोनेंस का पार्ट इन्वॉल्व रहता है। तो पहले हम रेजोनेंस को समझेंगे कि रेजोनेंस होता क्या चीज है। तो चलिए, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बच्चों, हमारे पास एक टर्म आता है, दैट इज द रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? अगर आपसे मैं पूछूं क्या होता है रेजोनेंस, तो एक लाइन में अगर आप सिंगल आंसर करें, सो रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मींस अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से उधर डीलोकलाइज मीन जंपिंग जैक, समझ लो कि इधर से उधर जंप कर रहे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बस ध्यान रखना, अगर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें, यानी कि पाई बॉन्ड नहीं होगा उसमें, तो फिर हम रेजोनेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात रेजोनेंस की तभी करेंगे जब हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पाई बॉन्ड हो। सबसे पहला, नाउ अगर हम देखते हैं तो इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये मैंने एज ए पॉइंट में लिख दिया आप लोगों के लिए। व्हेन, अगर बेसिक डेफिनेशन कैसे आप रेजोनेंस को समझते हैं, when a compound have same molecular formula but different structure। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, केवल इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर अलग है। बट नन ऑफ द स्ट्रक्चर, बट उन स्ट्रक्चर में से कोई भी स्ट्रक्चर explain does not, none of the structure explain the property of the molecule means, but उनमें से एक भी स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट ना करे कंप्लीटली। तो हमारे पास देन दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाता है, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड। चलो बच्चों, हम ना इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर लेते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। किसको लेते हैं हम? स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर बच्चे अगर हम बनाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H6। क्या होता है? C6H6। चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसका, मेरे पास स्ट्रक्चर ये बन के आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक H इस पर, एक इस पे, एक इस पर, एक इस पर। चलिए इसे मैं नंबरिंग भी कर देता हूं। मैंने इसे बोला 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 एंड 6। बच्चों, अगर क्या यही स्ट्रक्चर पॉसिबल है? एक स्ट्रक्चर इसका और भी तो पॉसिबल है। अगर मैं उस स्ट्रक्चर को बनाता हूं तो दैट इज अ सी 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 सी। अब डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में नहीं आया था, तो इस बार मैं क्या लेकर आऊंगा? 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, और ऐसे करके एक H, एक H, एक H, एक H, एक H, एक H। बच्चे, अब हमारे पास अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूं तो दैट इज अ 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चे देखो, बेंजीन के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं बेंजीन के? बेंजीन के ये और ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। हम पहले स्ट्रक्चर में देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर में अगर कार्बन 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 3 एंड 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 5 एंड 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड, एंड 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 4 एंड 5 के बीच में डबल बॉन्ड, एंड 6 एंड 1 के बीच में डबल बॉन्ड। अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर में देखूं तो स्ट्रक्चर कार्बन एंड हाइड्रोजन की पोजीशन वही है,
बट पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच चुका है। जब पहुंच चुका है तो डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, यानी कि 1 और 2 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में, 5 एंड 6 के बीच में। बच्चे अब मुझे एक बात बताइएगा, आप अगर हम यहां पर देखते हैं तो दोनों में से सही स्ट्रक्चर कौन सा है? दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, बट दोनों स्ट्रक्चर एक्चुअल बेंजीन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो सर एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर, अच्छा इसका एक तरीका रिप्रेजेंट करने का और होता है लाइक दिस। हम क्या करते हैं, केवल रिंग की हेल्प से ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइक दिस। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे करके, और ये डबल बॉन्ड आएगा यहां, यहां और यहां। मतलब इसको इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें हम कार्बन लिखने की जरूरत नहीं होती। ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है कार्बन, और हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है कि कितने आएंगे। अच्छा, तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा? हम जब नेचर में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में ये ना बॉन्ड डबल है ना सिंगल है। भाई इसमें ये सिंगल है, इसमें ये डबल है। हम जब देखते हैं नेचर में, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो ना सिंगल है डबल है, वो बीच में कहीं मिलता है हमें। जब बीच में कहीं हमें मिलता है तो इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास बच्चों निकल के आता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है, और एक H, एक H, एक H, इसके बीच में डैश 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 डैश, ऐसे करके हमारे पास ऐसे, ये बॉन्ड ना ही डबल है ना ही ट्रिपल है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड दिस इज नोन एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसे बच्चों? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसे? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज वन ऑफ दैट स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल मॉलिक्यूल। इसका, अच्छा आप सर कहोगे कि सर ये इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करें? अगर हमें इसके तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना होता है, बीच में एक सर्कल बना देना है, एक स्ट्रक्चर, एक बीच में रिंग सी बना देनी है। ये रिंग रिप्रेजेंट कर रही है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज हो रहा है। तो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं नोटबुक में बनाने के लिए, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिस्पेक्ट में। उनकी पोजीशन को शिफ्ट करते हुए अगर आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हो तो डेफिनेटली आप उस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। आप कहोगे सर और स्ट्रक्चर्स बना के दिखाइए, तो चलो वेट करते हैं, पहले इसके लिए कुछ कंडीशंस को समझते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कुछ कंडीशंस को अगर मैं समझता हूं तो पहली कंडीशन यह है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल एंड डू नॉट हैव रियल एग्जिस्टेंस। मैंने अभी बताया था कि जो रियल एग्जिस्टेंस, जो रियल स्ट्रक्चर दिखता, मतलब जो रियल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है वो किससे मैच कर रही है? वो रेजोनेंस हाइब्रिड से। जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो वन ऑफ द पॉसिबल स्ट्रक्चर हम उसका बना रहे हैं कि किसी एक मोमेंट पे वो ऐसा रहा होगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो कॉम्बिनेशन ऑफ जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनका, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक्चुअल रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि अगर आप पाई बॉन्ड देखने जाओगे तो ऐसा कोई बेंजीन नहीं मिलेगा जिसमें 3 कार्बन के, मतलब ये 3 बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड होंगे और 3 बॉन्ड सिंगल, ऐसा कोई बेंजीन नहीं मिलेगा। सारे बेंजीन नेचर में आप जब देखेंगे तो सभी बेंजीन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर समवेयर 1 और 2 के बीच में होगा। अगर मैं बात करूं प्रिसाइज की तो 1.5 होगा। आप कहोगे सर क्या बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है? यस बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। हमने नेचर में ये देखा, हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला, उसके बाद हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा। राइट नाउ हमारे पास सेकंड, द एक्चुअल मॉलिक्यूल हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर which is resonance hybrid of various canonical form and such it cannot be depicted by a single Lewis structure। बेसिकली इसमें कुछ मिसप्रिंट यहां पर लिखते हुए हो गया है। अगर हम बात करते हैं मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड की, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ सिंगल स्ट्रक्चर, मींस एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है।
तो जैसा मैंने आपको रेजोनेंस हाइब्रिड अभी दिखाई दिया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. बॉन्ड लेंथ इन हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज इंटरमीडिएट ऑफ बॉन्ड लेंथ इन वेरियस रेजोनेटिंग फॉर्म. जैसे कि अभी प्रीवियस वन हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड में बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर, ये जो लेंथ है ये कार्बन कार्बन के बीच की जो लेंथ है वो इससे तो ज्यादा है बट इस वाले से कम है. अगर मैं एक्चुअल में अगर ये पॉसिबल होता तो, अगर ये पॉसिबल होता तो हम बात कर रहे हैं. इससे तो कम है बट इससे ज्यादा है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है. बट नेचर में हमें जो स्ट्रक्चर मिला वो लेंथ कहीं समवेयर इन बिटवीन. जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं क्योंकि बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर. चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल. जो हाइब्रिड है वो और ज्यादा स्टेबल है. दैट इज द लीस्ट एनर्जेटिक देन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से. हेंस हायर इज द रेजोनेंस एनर्जी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. पहली बात हम बात करते हैं कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने जब नेचर में देखा तो मेरे पास बेंजीन का ये स्ट्रक्चर मिला. हमने जो नोटबुक में बनाए हमारे पास ये मिला. ऑन द बेसिस ऑफ डेटा मींस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी. ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हमने इस स्ट्रक्चर की या फिर इस स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन करी कि इस स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या होनी चाहिए. ये थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट करा. हमने नेचर में देखा कि बेंजीन की एनर्जी क्या है. तो हमें अगर इसकी एनर्जी मान लो 10 मिली, भाई 10 किलो जूल के आसपास मिली, तो ये 5 के आसपास मिला. ये जो गैप है इसके एनर्जी यानी कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच की एनर्जी, मतलब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, ये जो गैप मिला यही गैप कहलाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस एनर्जी. थोड़ा सा इसको मैं अलग उसमें एक्सप्लेन करता हूं. तो मान लीजिए ये एनर्जी लेवल है, ये क्या है एनर्जी. अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो दो बेंजीन के स्टेबल हैं, एक और एक दूसरा जो कन्वर्ट हो जाता है वो है ये, और इसकी जो एनर्जी है वो इस लेवल पर ये है. दिस इज अ रेजोनेटिंग. तो बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी समवेयर यहां पर मिली. ये दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल. तो दिस गैप, ये जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज ए रेजोनेंस एनर्जी. अच्छा, जितना ज्यादा रेजोनेंस, जितना ज्यादा ये गैप होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस हाइब्रिड. तो यही पॉइंट अभी हमने पढ़ा कि मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, मींस और वो भी किससे, कंपैरेटिव टर्म है, वो भी किससे, उसके मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, भाई जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आया. शायद उम्मीद करता हूं रेजोनेंस एनर्जी क्लियर. तो रेजोनेंस एनर्जी क्या कहलाती है, व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी. अगर मैं पूछे, कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, इट इज द एनर्जी difference between the most stable resonating structure and most stable resonating structure and resonance hybrid. एंड रेजोनेंस हाइब्रिड. पॉइंट क्लियर हो गया. किसके बीच में डिफरेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल बिटवीन कितना, रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में. चलिए उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी. चलिए बच्चे, अभी हमारे पास ये तो बात समझ में आ गई. क्या हमारे पास इतने से काम चल जाएगा डेफिनेशन से, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं सीखेंगे. चलिए हम एग्जाम्पल बात करते हैं. तो पहले ना एक टर्म देख लेते हैं, उसको ही मैं यहां पर एग्जाम्पल के साथ लेता हुआ चलूंगा. एक टर्म आता है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर,
इसको मैं दोबारा लूंगा जब बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बात करता हूं। तो इट इज अ नंबर ऑफ बॉन्ड, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले केस में बात करते हैं, देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल, अच्छा चलो पहले इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट, फैक्टर हमारे पास, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूं तो फैक्टर में हमारे पास फैक्टर क्या, फैक्ट दिस इज अ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, और हियर इज अ बॉन्ड ऑर्डर। ये वैसे सबको आता है। अगर मैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी की बात करता हूं तो सिंगल बॉन्ड की बात करता हूं। सिंगल बॉन्ड यानी कि एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर 1। अच्छा डबल बॉन्ड, अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करता हूं तो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2। ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3। क्या बस बॉन्ड ऑर्डर इतने ही पॉसिबल है? नहीं बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी, नोट अगर हम लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल और होल नंबर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल और होल नंबर। चलिए अब हमारे पास रेजोनेंस की हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का तरीका देख लेते हैं। भाई अभी और भी जगह हम बॉन्ड ऑर्डर को अभी स्टार्ट करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल अगर मैं बात करता हूं यहां पर, वैसे तो हमारे पास रेजोनेंस की हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का तरीका देख लेते हैं। तो इन रेजोनेंस के केस में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड ऑर्डर जो मिलता है, number of bonds which take part in resonance, which take part in resonance divided by resonating structure, resonating structure। ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल फॉर्मूला मुझे नहीं लगता, बुक्स लिखती जरूर है, मुझे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल फॉर्मूला ये नहीं लगता है। चलिए मैं एक स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं और उसमें बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का तरीका भी दिखा देता हूं। चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-। चलिए अब हमारे पास क्या होता है कि कैसे इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए, तो बच्चों एक स्ट्रक्चर तो इसका ये पॉसिबल है, क्या है, एक स्ट्रक्चर इसका ये पॉसिबल है। अच्छा क्या अनदर स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है? यस, अनदर स्ट्रक्चर क्या कौन सा पॉसिबल है, ये। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एरो की तरह इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एरो अभी प्रॉपर बनाया नहीं है, लाइक दिस। अच्छा इंटर कन्वर्जन के लिए कोई ये वो नहीं है, वो पॉसिबल स्ट्रक्चर की इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O माइनस, एंड दिस शुड बी द डबल बॉन्ड नाउ, और दिस इज अ O माइनस। हमारे पास इस तरीके से इसको देख लेते हैं, क्या देख लेंगे, इसको इस तरीके से देख लेंगे। अगर हम बात करते हैं बेटा, चलो ठीक है, ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकलेगी, यहां पर हमारे पास स्ट्रक्चर मिल गए। देखो दिस इज द स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। चलो इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अच्छा रेजोनेंस में कितने बॉन्ड पार्ट्स कर रहे हैं, एक तो यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड ये। भाई रेजोनेंस में ये सारे बॉन्ड ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप इसे लिखेंगे 1 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारे पास 4/3, दैट इज 1.3। दिस इज वन ऑफ द मेथड। नाउ कम टू माई ट्रिक। नाउ ट्रिक की बारी, मतलब ये ट्रिक मैंने फेल होते हुए नहीं देखी। अगर आपको
बस ये पता चल जाए कि ये बॉन्ड कितनों के बीच में डीलोकलाइज हो रहा है। आपने ये देख लिया कि जब आप इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कभी यहां डबल, कभी सिंगल, कभी डबल, कभी सिंगल, मींस ये पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहां पर यहां पर यहां पर 3 जगह डीलोकलाइज हो रहा है। क्या सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है? आप देखिएगा, क्या सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है? नहीं, सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं हो रहा है। तो हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू ऑफ, वो भी किसका, CO, C&O। तो हमारे पास मुझे पता है 1+, एक बॉन्ड ऑर्डर तो फिक्स है, बट ये 3 बॉन्ड ऑर्डर, ये जो पाई बॉन्ड है कितने सिग्मा बीच बॉन्ड के बीच में शेयर हो रहा है? अगर हम छोटा सा एज ए यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 1 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड के बीच में, 3 सिग्मा बॉन्ड के बीच में 1 पाई बॉन्ड शेयर हो रहा है। यस, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड के बीच में तो ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड के हिस्से में कितना आएगा? तो 1 सिग्मा बॉन्ड के हिस्से में कितना आएगा? 1/3 पाई बॉन्ड। तो बस कुछ नहीं करना, 1/3 यहां ऐड कर देना है। आप इसे ऐड करते हो तो यू विल गेट द 4/3 पाई इज इक्वल टू 1.3 बॉन्ड ऑर्डर। आ गया समझ में? अच्छा, चार्ज ऑन, मतलब चार्ज ऑन पर ऑक्सीजन, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। चार्ज ऑन पर ऑक्सीजन, अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, चार्ज ऑन पर ऑक्सीजन, तो कैसे निकालेंगे? बच्चों देखो, पॉसिबल क्या है कि मेरे पास 3 ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो यानी कि 3 ऑक्सीजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है? हम कितना चार्ज शेयर हो रहा है? 2 निगेटिव। तो 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज पड़ेगा? दैट इज अ 2/3 निगेटिव। यानी कि अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं, इस 3 स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं, चलो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो दिस इज अ C, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O O O, इसके बीच में डैश 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 डैश, और हर ऑक्सीजन पे 2/3 निगेटिव, 2/3 निगेटिव एंड 2/3 निगेटिव। हर ऑक्सीजन पे 2/3 निगेटिव आएगा। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया अभी भी। मैं एक काम करता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें ट्राई करता हूं समझाने की पूरी। अगर आपको ऐसा लगता है तो, वैसे समझ में आ गया हो तो अपने आप से ट्राई करिएगा, और नहीं आया है तो अगले एग्जांपल को देखिएगा। चलिए हमारे पास, हम आगे बढ़ते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ PO4 3-। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो बच्चों देखो, आपको केवल एक डायग्राम बनाने से ही काम बन जाएगा। PO, भाई क्या गारंटी है कि डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ ही आया होगा? वो इस वाले के साथ भी तो आ सकता है, वो इस वाले के साथ भी तो आ सकता है, वो इस वाले के साथ भी तो आ सकता है। मींस सोचो हमारे पास कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक के साथ मैंने बना दिया, 3 के साथ आपको बनाने होंगे। तो बाकी हमारे पास मैं ऐसे बना देता हूं। ऐसे करके आएगा। चलिए स्ट्रक्चर्स हमारे पास, कहोगे सर समझ में आ गए। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। अगर मैं अपने ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं, मुझे पता है हर ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है ही है। सिंगल बॉन्ड है या नहीं है? सिंगल बॉन्ड तो है। आप देखो ये पाई बॉन्ड कितने सिंगल बॉन्ड के बीच में डीलोकलाइज हो रहा है? एक सिंगल, दूसरा सिंगल, तीसरा सिंगल, चौथा सिंगल, भाई इन्हीं के बीच में तो घूम फिर के जा रहा है। तो यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड
एक पाई इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, एक पाई बॉन्ड को शेयर कर रहे हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड को शेयर कर रहे हैं, तो 1 सिग्मा बॉन्ड कितने को करेंगे, 1/4 पाई बॉन्ड को, यानी कि बस इसमें 1/4 पर एटम के हिस्से में आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू निकल के आएगा 5/4, दैट इज 1.25। आ गया बच्चों समझ में किस तरीके से मैंने निकाला? राइट नाउ अगर मैं चार्ज निकालता हूं, चार्ज ऑन पर ऑक्सीजन, चार्ज ऑन पर ऑक्सीजन, अगर हम बात करते हैं चार्ज ऑन पर ऑक्सीजन, तो यानी कि अगर हम बात करते हैं बच्चों, देखिए सॉरी 4 ऑक्सीजन के बीच में 3 नेगेटिव शेयर हो रहा है, तो 4 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं 3 नेगेटिव चार्ज, तो 1 ऑक्सीजन कितना शेयर करेंगे, 3/4 नेगेटिव चार्ज। अब आती है बारी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज समथिंग पी ओ ओ ओ ओ, और इसके बीच में आप डैश 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 ऐसे करके आप ये जोड़ दें, यानी कि भाई वो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है। अच्छा, पर चार्ज क्या आ रहा है, 3/4 नेगेटिव, 3/4 नेगेटिव, 3/4 नेगेटिव और 3/4 नेगेटिव। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द RH रेजोनेंस हाइब्रिड। पॉइंट समझ में आया? चलिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट उसके स्ट्रक्चर की, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बना लेते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2-। चलिए बच्चे इसके देख लेते हैं। आप इसका ना, हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना, हम ना ऐसे ही करेंगे कैलकुलेशन। आप कहोगे सर हर एक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए तो फिर फॉर्मूला ही लगा देंगे। चलिए, आपको पता है कि अगर मैं डीलोकलाइज करता तो ये पाई बॉन्ड या तो इधर आ सकता था, या फिर इधर आ सकता था, या इधर जा सकता था, मतलब इधर उधर जा सकते थे या नहीं जा सकते थे। चलिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर सबके बीच में 1 तो है ही है, चलो ठीक है। यहां पर हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड के बीच में कितने पाई बॉन्ड शेयर हो रहे हैं, हम बात करेंगे कि देखो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा बॉन्ड के बीच में पाई बॉन्ड कितने शेयर हो रहे हैं, 2, कितने, 2 पाई बॉन्ड। जब हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड के बीच में 2 पाई हो रहे हैं, तो 1 सिग्मा बॉन्ड के बीच में कितना हो जाएगा बच्चे, 2/4 पाई, दैट मीन्स 1/2 पाई, यानी कि हर सिग्मा बॉन्ड के हिस्से में आधा पाई बॉन्ड आ रहा है, और आधा पाई बॉन्ड जब आप ऐड कर दोगे तो दैट विल बिकम इज इक्वल टू 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। सिमिलरली चार्ज के लिए केस करते हैं, चार्ज का केस। चार्ज, अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो देखो 4 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं 2 नेगेटिव, तो यानी कि 4 ऑक्सीजन शेयर करते हैं 2 नेगेटिव, तो 1 ऑक्सीजन कितना शेयर करेगा, 2/4 नेगेटिव, और 2/4 यानी कि 1/2 माइनस। अरे आया समझ में? बस अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने में क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे करेंगे, सल्फर 1O 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 1O, यहां पर डैश 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 डैश, दिस इज a 1/2 नेगेटिव, 1/2 नेगेटिव, 1/2 नेगेटिव, और दिस इज ऑल्सो 1/2 नेगेटिव। आया समझ में आपको? 1/2 नेगेटिव। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स की, कि बॉन्ड पैरामीटर्स क्या क्या हैं। उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो हम क्वेश्चन भी देखते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो रेजोनेंस, अगर हमारे पास ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। मैंने पहली कंडीशन बताई थी कि रेजोनेंस शो करने के लिए एटलीस्ट पाई बॉन्ड का होना जरूरी है। एक ये कंपाउंड एक ऐसा है जिसमें OH और H पाई बॉन्ड नहीं है, तो C विल नॉट शो द रेजोनेंस।
इसमें भी पाई बॉन्ड है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये आएगा N डबल बॉन्ड O और दिस इज O और नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर बन के आएगा। यस डेफिनेटली पाई बॉन्ड है तो उसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इसका तो मैंने बता ही दिया। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो स्ट्रक्चर बन के आएगा डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और एक लोन पेयर। यस डेफिनेटली यहां पर भी डबल बॉन्ड कभी इधर, नेगेटिव चार्ज कभी इधर, डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आ गया? अगर हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, चलो कम टू द नेक्स्ट वन। चलो आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा। H2O मैंने बता ही दिया था, पाई बॉन्ड भी तो होना चाहिए, पाई बॉन्ड है ही नहीं। नेक्स्ट आता है बच्चों बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या आता है? बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहला आता है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर, या बॉन्ड ऑर्डर। सो वैसे तो मैं ये लिखा चुका हूं, बट फिर भी इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। तो हमारे पास इट इज अ नंबर ऑफ बॉन्ड, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स between two bonded atom, अगर फैक्टर्स की बात करता हूं किस किस पे डिपेंड करते हैं, अगर हम बोलते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं सी, मतलब सिंगल बॉन्ड। अब मैं यहां पर बार बार नहीं लिखूंगा, सिंगल बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड मैंने आपको पहले बता दिया है बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर 3। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल पॉसिबल है, ये मैंने अभी आपको समझाया। सो बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, एंड और अगर एंड और कैन बी फ्रैक्शनल और फ्रैक्शनल एंड होल नंबर। H है ये मेरा होल नंबर। चलिए ये आपको सब कुछ समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द बॉन्ड लेंथ। हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज द बॉन्ड लेंथ। हैशटैग हेडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, बॉन्ड लेंथ। चलिए बॉन्ड लेंथ में अगर मैं पॉइंट वाइज डिस्कशन करूं, एज ए पहले मैं डेफिनेशन वाइज लिख देता हूं। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इट इज द इंटरन्यूक्लियर distance between, it is the internuclear distance between the two bonded atom, चलिए दो बॉन्डेड एटम के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज ए बॉन्ड लेंथ। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ, द फर्स्ट वन, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ ए। सबसे पहले आता है फर्स्ट वन में बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। यानी कि सी सिंगल बॉन्ड सी इज ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड सी इज ग्रेटर देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। यानी कि कहीं पर भी आप कंपेयर डेफिनेटली दो सेम टाइप के एटम के बीच में करेंगे। ऐसा नहीं कि आप भैया सी सिंगल बॉन्ड सी तो ले ले, फिर यहां पर एच सिंगल बॉन्ड एच लिख दे रहे हो, या एच कोई ऐसा एटम लिख रहे हो जो छोटा है इससे। नहीं, कंपेयर हमारे पास सेम टाइप के एटम के बीच में करना है कि भैया कंपेयर हो रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच में हो रहा है, वो भी सिंगल डबल और ट्रिपल के बीच में।
नाउ बी पार्ट आता है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन परसेंटेज एस करेक्टर। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि लेट सपोज कि एक एग्जांपल ले रहा हूं सी सिंगल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी। फिर मैंने एग्जांपल लिया सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। नहीं, सी अगला लिखो मत लिखो, डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। वैलेंसी एक बार को चेक कर लेते हैं कि अगर मैं वैलेंसी की बात करता हूं तो इट मींस यहां पर 6 हो गई, यहां पर एक ऐसे लगा देते हैं, एक ये लगा देते हैं। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं, इस पे परसेंटेज एज करेक्टर, इस पर हाइब्रिडाइजेशन एज ए करके लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3 के बीच बॉन्ड है। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है sp2 और sp2 के बीच बॉन्ड है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है sp और sp के बीच बॉन्ड। लेट्स सपोज कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी बॉन्ड लेंथ मैंने बोल दी x, इसकी y, इसकी z। तो आप बोलो परसेंटेज एज करेक्टर सबसे ज्यादा किस में है? अगर मैं बात करता हूं तो परसेंटेज एज करेक्टर सबसे ज्यादा इसमें है। जितना ज्यादा परसेंटेज एज करेक्टर इसमें सबसे ज्यादा भाई एसपी 50%। अगर एस करेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी है, यानी कि Z शुड बी स्मॉलर। अगर मैं बात करता हूं X इज ग्रेटर देन Y इज ग्रेटर देन Z। आप कहोगे सर ये क्या लिख रखा है, ये कौन सी भाषा में, कौन से डायरेक्शन में लिख रखा है डिजाइन में? दैट शुड बी Z। तो हमारे पास अब आपको समझ में आया कि एज द परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीज है सारे सिंगल बॉन्ड, वी आर कंपेयरिंग क्या, वी आर कंपेयरिंग व्हाट, वी आर कंपेयरिंग दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड। आपको टिक दिख रहा है? यस दिख रहा है। 2 फैक्टर हो गए, पॉइंट क्लियर हो गया भाई। एक हमारे पास क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर। नाउ द कम टू द थर्ड फैक्टर। हम थर्ड फैक्टर की तरफ चलते। दो सी पार्ट आता है, सी पार्ट हमारे पास आता है बेटा। नाउ सी पार्ट बॉन्ड पैरामीटर्स में साइज ऑफ एटम। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड length is directly proportional to the size of bonded atom. Size of bonded atom किसके बारे में बात कर रहे हैं? साइज के बारे में। भाई जितना बड़ा साइज, उनके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उतनी ज्यादा। बड़ा साइज ज्यादा डिस्टेंस, छोटा साइज छोटी डिस्टेंस। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला HF, HCl, HBr, HI। आयोडीन का साइज बढ़ता चला जा रहा है। FCl, Br, H तो बेचारा कांस्टेंट है, H क्या ही कर लेगा। अगर साइज की बात कर रहा हूं तो साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। चलो अनदर एग्जांपल। ऐसे कैसे भैया एंड हो जाएगा? एक्सेप्शन, इनऑर्गेनिक की दुनिया चल रही है, एक्सेप्शन के बिना कैसे काम चलेगा? बट अभी नहीं आ रहा है, टेंशन ना लो, अभी नहीं आ रहा है। तो राइट नाउ हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो एक बात कर लेते हैं F2, Cl2, Br2 और I2। एज द साइज इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, bond length increases। as the size increases bond length क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही। तो कौन से 3 फैक्टर्स थे? एक था मल्टीप्लिसिटी यानी बॉन्ड ऑर्डर, सिंगल डबल ट्रिपल। दूसरा क्या था? हाइब्रिडाइजेशन में या परसेंटेज एज कैरेक्टर बोल दीजिए। तीसरा क्या था? साइज ऑफ एटम। ये 3 फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ पर डायरेक्टली अफेक्ट डालते हैं कि क्या बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। राइट नाउ बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आता है। अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। सो अगर मैं बेसिकली बात करता हूं तो इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक
break the bond. It is the amount of energy required. It is the amount of energy required to break the bond. To break the bond. अच्छा, बॉन्ड फॉर्मेशन अगर मैं बात करता हूं, बॉन्ड ब्रेकिंग, अगर मैं बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो इट इज द एंडोथर्मिक, मींस एनर्जी देनी पड़ेगी. कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक. अगर बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. क्या होगा? एक्सोथर्मिक. ठीक है बच्चे, बेसिकली क्या हुआ कि बॉन्ड बनना है, बॉन्ड टूटना है. अच्छा मान लो मेरे को ये पेन तोड़ना है, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है इस पे डिपेंड करेगा मेरे को एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी. यानी कि इसके हमारे पास, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं, तो यानी कि एक सेकंड में एक पॉइंट लिखना चाहता हूं. आप यहां पर मैं ये पॉइंट बोल सकता हूं क्या, कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ. किसके बराबर? बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर. अगर बेटा मैं किसी तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया लगा कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो कैन आई फाउंड कि मैं किसके लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द बॉन्ड. भाई किसके लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट? यस. तो मैं हेडिंग अब बॉन्ड स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में डिस्कशन करूंगा आगे. तो अगर मैं आगे बात करता हूं तो फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? फैक्टर, इस पेन को चेंज कर लेते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ. फैक्टर affecting the bond strength. चलिए, A part. The first one is the bond strength is inversely proportional to the bond, directly proportional to the bond order. किसके डायरेक्टली? बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? बॉन्ड ऑर्डर. अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूं, चलो एग्जांपल लेते हैं. मैंने बोला कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड सी देन सी सिंगल बॉन्ड सी. यस डेफिनेटली राइट. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ. चलिए, दिस इज द ए पार्ट. अगर हम बात करते हैं बी पार्ट की, अगर मैं बी पार्ट की बात करता हूं तो मैं बोलूंगा हाँ भैया, बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ. अब आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी आपने बोला कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ होता है. अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर है तो डेफिनेटली इनवर्सली. यस डेफिनेटली. बट एक्चुअली मुझे लेंथ से रिलेटेड अब एक एग्जांपल लेना है, इस वजह से मैंने उसको एज ए न्यू पॉइंट लिखा है. मैंने एक एग्जांपल लिया कि भैया एच एफ, एच बी आर, एच सी एल, एच बी आर और एच आई. भाई साइज इधर की साइड बढ़ रहा है या फिर लेंथ इधर की साइड बढ़ रही है? बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा, भाई डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इधर की साइड पे बढ़ेगी हमारे पास क्या होगा? जरा जल्दी से बताइए. इधर की साइड बॉन्ड इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, LENGTH, और डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ
क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा बच्चों एक पॉइंट और यहां पर, अच्छा जो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, अगर HI का बॉन्ड ज्यादा आसानी से टूट गया तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका, HI का या HF का, तो इधर की साइड इंक्रीजिंग द एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग द एसिडिक नेचर, क्या है, इंक्रीजिंग द एसिडिक नेचर, हमारे पास एसिडिक नेचर इसका बढ़ता चला जाएगा। चलिए बच्चे अगर हम बात करते हैं अगले उस पर, हमारे पास क्या होता है, अगले उसके टॉपिक पे बात कर चलते हैं। तो अगले फैक्टर पे, ये तो मैंने हो गया अभी, नहीं 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 नहीं, एक एग्जांपल मैं अभी और लेना भूल गया हूं, एक एग्जांपल 1 हो गया, ये पहला एग्जांपल हो गया। आई विल टेक द अनदर एग्जांपल, किस पर, हमारे पास एक एग्जांपल और आता है भैया, F2Cl2Br2 और FI2। मैंने बोला इधर इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, सब लोग एग्री करते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो हमारे पास सबसे ज्यादा होनी चाहिए F2, देन Cl2, देन Br2, देन I2। बट ये ऑर्डर है रॉन्ग। क्या है, रॉन्ग। सही ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द राइट आंसर। भैया ऐसा क्यों हुआ, आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि भैया बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपने बॉन्ड लेंथ की बात कर दी, इनवर्सली कर दो प्रोपोर्शनल। भाई F2 का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, देन Cl2, देन Br2, देन I2। बट ऐसा नहीं मिलता है बच्चों, एग्जैक्ट ऑर्डर जो मिलता है वो मिलता है Cl2, देन Br2, देन हमारे पास F2, देन I2। ऐसा क्यों मिला, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब ये हुआ क्यों, क्या कारण था इन भाई साहब का, ड्यू टू स्मॉल साइज, किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल साइज। चलिए बच्चे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, हाँ चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। भाई ऐसा ही एक एक्सेप्शन और, उसमें ज्यादा डिटेल नहीं, हमें यह ध्यान रखना है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। सल्फर के और सल्फर के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड के बराबर। पॉइंट समझ में आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नाउ अब हमारे पास मैंने दो फैक्टर, हम देखते हैं कितने फैक्टर हमने स्टडी कर लिए, हमने कर लिए फैक्टर अफेक्टिंग द साइज हमारे पास, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ से हो गया। नाउ द सी पार्ट एज द नंबर ऑफ, भाई स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ लोन पेयर increases bond strength decreases। चलिए कौन से एग्जांपल की बात करते हैं, C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, N सिंगल बॉन्ड N, ठीक है, एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। देन हमारे पास अगर आता है O सिंगल बॉन्ड O, दो लोन पेयर, फिर आता है F सिंगल बॉन्ड, आपको स्क्रीन में विजिबल है, यस विजिबल है। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जा रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, डिक्रीजिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलिए बच्चे अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखो दो पैरामीटर्स हमने पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के बारे में, सॉरी दो नहीं तीन, हमने पढ़ लिया बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, और हमने पढ़ लिया बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में।
राइट नाउ चौथा बॉन्ड पैरामीटर आता है, दैट इज अ बॉन्ड एंगल। क्या आता है बच्चों? फोर्थ वन, दैट इज अ बॉन्ड एंगल। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इट इज अ मिनिमम एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड पेयर। इट इज द मिनिमम एंगल between the two bond pair, चलिए थोड़े से कुछ नोट से शुरुआत करते हैं इसकी। पहला, एज ए नोट, देर इज नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल if all the bond pair are present on central atom। भाई अगर सेंट्रल एटम पर सारे बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल if there is no effect on bond angle if all the bond pair are same kind and no lone pair is present and no lone pair is present। मीन्स लोन पेयर नहीं होना चाहिए और सारे बॉन्ड एंगल सारे बॉन्ड पेयर सेम टाइप के। आप कहोगे सर सेम टाइप का मतलब क्या? जैसे मान लो पी है, पी एक मॉलिक्यूल POCl3 होता है, इसमें PCl बॉन्ड भी है और PO बॉन्ड भी है। सेम टाइप के बॉन्ड सारे बॉन्ड पेयर नहीं हुए ना। अब जैसे आप कहोगे सर भी सेम काइंड वाला एग्जांपल, यानी कि PCl3 या PCl5। PCl3 में तो लोन पेयर है, PCl5 में क्या हो गया? 5 बॉन्ड पेयर हैं और केवल बॉन्ड पेयर हैं। ओनली हैव द बॉन्ड पेयर एंड ऑल द बॉन्ड पेयर शुड बी सेम टाइप, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तब उसमें अगर AB2 टाइप का हो गया तो बॉन्ड एंगल हमारे पास हो जाता है 180 डिग्री। AB3 टाइप का हो गया तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। AB4 टाइप का हो गया यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? 109.4 डिग्री। और AB5 टाइप का हो गया तो AB5 में 2 बॉन्ड एंगल होते हैं बच्चों। वो क्या होते हैं? 2 बॉन्ड एंगल होते हैं, एक तो होता है 120 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री। AB6 हो गया, AB6 हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। और AB7 भी लिख लो, चलो AB7 वैसे आने नहीं है AB7 पर। अगर AB7 हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। बच्चों ध्यान से, वैसे इन्होंने बॉन्ड एंगल वेस्पर थ्योरी में भी आपको निकालना सिखाया। किस में सिखाया है? वेस्पर थ्योरी में। वेस्पर थ्योरी वाला बॉन्ड एंगल और यहां वाला बॉन्ड एंगल, वही बॉन्ड एंगल मैंने लिखे हैं। अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है और सारे बॉन्ड पेयर सेम टाइप के हैं तो बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं आता। मतलब फर्क क्या? अब कहोगे सर AB2 और AB3 में तो फर्क आ गया। अरे इसका मींस ये है कि कोई अदर फैक्टर, जैसे आप मान लो AB3 है, आप सेंट्रल एटम बदल दो कितने भी, छोटा बड़ा कुछ भी ले लो, बॉन्ड एंगल 120 ही रहेगा अगर सारे बॉन्ड पेयर सेम काइंड के हैं तो। ठीक है, तो चलिए फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल बात कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल when lone pair is present on central atom। चलो ए पार्ट हमने लिखा कि ए पार्ट में, अगर हम ए पार्ट की बात कर लेते तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी बात कर लेते हैं? चलिए लेट सपोज हमने बात कर लिया है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। साइज ऑफ सेंट्रल एटम, as the size of central atom increases, as the size of
सेंट्रल एटम इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल। भाई साइज सेंट्रल एटम का बढ़ता चला जा रहा है तो बॉन्ड पेयर के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, एटम इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। चलिए बच्चों थोड़ा सा ना एक डेटा की बात कर लेते हैं, लाइक H2O, H2O के बाद आता है H2S, H2 होम शंकर से Se और H2TE, क्या आया H2TE। एक और NH3, this is a PH3 and this is the नेपाल पाकिस्तान, then ASH3 और SBH3। बॉन्ड एंगल की बात करता हूं तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, साइज बढ़ता चला जा रहा है, बॉन्ड एंगल घटता चला जाएगा, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। अगर मैं फैक्ट की बात करता हूं तो एक्चुअली में हुआ क्या, इनका जो बॉन्ड है यहां पर इन तीन उसमें, आप याद रखिएगा देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, इनमें नो हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम कंसीडर नहीं करते। चलिए एक डेटा लिखता हूं मैं, अगर वो डेटा लिखता हूं तो बॉन्ड एंगल इसका है 1077, इसका लिखा जाए तो ये होता है हमारे पास 93.8 डिग्री, ये होएगा 91.8 डिग्री और दिस इज द 91.3 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करता हूं दैट इज अ 104 डिग्री और दिस इज अ 92 और दिस इज द 91 डिग्री और दिस इज द 91.3। बच्चे आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो मैंने बॉक्स वाले अंदर लिखे हैं इनके बीच में बॉन्ड एंगल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, जबकि यहां से इधर जाने पे एकदम से सडन जंप मिल रहा है। ये रीजन ही यही है कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 90 डिग्री मिल रहा है। इसके बारे में, किसके बारे में, PH3 के बारे में आप याद करो, जब मैं वेस्पर थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करी थी। आप जाइए जहां मैंने VBT पढ़ाई है, उस VBT का लिंक इसमें मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उस डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक को क्लिक करिएगा और VBT को पढ़िएगा। जब आप VBT पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करी थी, मैंने CH4 से स्टार्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन की बात करना। यस इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, नो डाउट इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा और इनमें हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनके और इसके बॉन्ड एंगल में एक लार्ज डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो एज ए पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये जो 6 मॉलिक्यूल हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। पॉइंट क्लियर हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। नाउ पहला आ गया साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अगर मैं बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो साइज ऑफ साइड एटम, साइज ऑफ साइड एटम की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्या करा, ऐड करता हूं साइज ऑफ साइड एटम, बी पार्ट, साइज ऑफ साइड एटम as the size of side atom increases, bond angle increases. As the size of side atom increases, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। चलिए बच्चे थोड़ा सा ना इसके लिए कैसे बात करते हैं, साइज ऑफ साइड एटम इंक्रीजेस हो गया तो एक एग्जांपल लेते हैं, OCF और OCl। साइज ऑफ साइड एटम, Cl का साइज बड़ा है तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो मेरे पास किसका बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई साइड एटम यही तो है, पॉइंट क्लियर हो गया। राइट नाउ अगर एज ए पॉइंट C लिखता हूं, as the number of lone pair
on central atom increases, bond angle decreases. क्या होता है अगर सेंट्रल एटम पर बॉन्ड नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं? जैसे कि सपोज इट मैंने एग्जांपल लिया CH4, देन मैंने एग्जांपल ले लिया CH4 के बाद NH3 और H2O। भाई इसका स्ट्रक्चर, इसमें लोन पेयर हमारे पास, लोन पेयर की बात करता हूं तो 0, इस पे लोन पेयर 1, इस पे लोन पेयर 2। बॉन्ड एंगल की भी बात कर लेता हूं। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूं तो बेटा इसमें होता है 109.4, इसमें होता है 107, इसमें होता है 104। लोन पेयर सेंट्रल एटम पे बढ़ रहे हैं, बॉन्ड एंगल घट रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? एक लास्ट पॉइंट आता है आज के बॉन्ड पैरामीटर्स का, हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज द डी, एज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी of side atom, क्या है, as the electronegativity of side atom decreases या increases, ज्यादा बेटर है, atom increases bond angle decreases। चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने ना एक एग्जांपल लिया, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से, मतलब में से भी एक है। लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया OH, दिस इज H, साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन। OF, साइड एटम कौन है, फ्लोरीन। OCl, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन हाइड्रोजन। ये फैक्टर हो गया। तो यार अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू द हम रूल देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, तो बॉन्ड एंगल OH2 का सबसे ज्यादा, OCl2 का उसके बाद, OF2 का उसके बाद। ऑर्डर ये होना चाहिए, दिस शुड बी द ऑर्डर, दिस शुड बी द ऑर्डर। बट दिस इज द एक्सेप्शन भरी दुनिया, बट दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज रॉन्ग। तो भैया राइट आंसर क्या है? राइट आंसर भैया अदर फैक्टर्स भी तो है, साइज हो गया, बैक बॉन्डिंग हो गई। आप कहोगे सर बैक बॉन्डिंग जैसी चीज तो पढ़ाई नहीं है। सब्र करिए, वेट करिए, आने वाले कुछ लेक्चर्स में बैक बॉन्डिंग भी आएगी। तो हमारे पास तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर OCl2 देन OH2, हमारे पास OH2 देन OF2, ये आंसर हमें मिलता है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। आप कहोगे सर ये क्या बला है? मैंने बोला कि आप थोड़ी सी देर सब्र रखिएगा, आपको इसका भी जवाब मिलेगा। तो बच्चे यहां पर हुए जितने भी बॉन्ड पैरामीटर्स थे, जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर्स थे या इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस थे, उसको मैंने यहां पर पढ़ाया। अब राइट नाउ हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम जो करने जा रहे हैं, हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम बस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक दो हम क्वेश्चंस करते हैं और हम एंड करेंगे इस लेक्चर को। चलिए बच्चों, नाउ कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4NH3H2O, which of the given statement is false? सबसे false statement कौन सा है? The bond angle in H2O is smaller than the bond angle in NH3 bond angle in NH3। NHN मतलब HNH, मैंने अभी बताया था इसका बॉन्ड एंगल होता है 104 और इसका बॉन्ड एंगल होता है 107। अच्छा लोन पेयर कितने हैं? एक होता है अमोनिया के अंदर, एक लोन पेयर होता है, और जबकि वाटर के पास कितने होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। भैया दो लोन पेयर, एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा वो इसका H2O वाले का कम होगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं।
बॉन्ड एंगल इज स्मॉलर देन द, यस, पहला ही पॉइंट आंसर मिल गया हमें। अरे फॉल्स पूछ रहा है तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। चलो पहले अब अगले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, यस 109.4 इज लार्जर देन, डेफिनेटली यार NH3 के अंदर 107 होता है, लार्जर तो है ही। तो ये पॉइंट भी हमारा सही नहीं हुआ, मतलब स्टेटमेंट राइट है, करेक्ट आंसर नहीं है। HCH bond angle in CH4 and the NH bond angle in NH3 and the HOH bond angle in H2O all are greater than 90, definitely greater than 90 तो हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। HOH bond angle in H2O is larger than the HCH bond angle in CH4। यार अभी पढ़ाया हुआ पॉइंट है, समझ में आ गया, पढ़ाया हुआ पॉइंट है या नहीं है। कम टू द नेक्स्ट वन, चलिए राइट आंसर 2016 में डी हो गया। बॉन्ड एंगल इज मिनिमम इन, बच्चे अब क्या है, यहां पर हमें स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, यहां पर हम स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाएंगे तो बॉन्ड एंगल्स हम नहीं निकाल पाएंगे। जैसे CO2 का बॉन्ड एंगल, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड एंगल हो गया 180। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हुए हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट शुड बी द S लोन पेयर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। बच्चे आप खुद ही सोचिए कि यार ये 180 हो गया, ये 120 हो गया, इसमें लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड एंगल लेस देन 120 होगा तो सही, पर इतना नहीं कम हो जाएगा कि इसका बॉन्ड एंगल यहां पर, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.4 होता है। आप कहोगे सर लोन पेयर है क्या, अरे लोन पेयर नहीं है भाई साहब, इसमें लोन पेयर इसमें है बस, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा पर इतना नहीं होगा कि 109 के आसपास पहुंच जाए। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं, हम बोलते हैं तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस द मिनिमम बॉन्ड एंगल इज SO4 2-, मैंने अभी बताया आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, किसके पास सबसे ज्यादा, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, HF बॉन्ड साइज छोटा। चलिए HF इज द राइट आंसर। आप आंसर को एक बार रीड कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहीं पर और आप आंसर को रीड करिएगा, वैसे तो बताया हुआ आंसर है। यस द स्पीसीज हैविंग 2017 हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120। अच्छा ClF3, वैसे तो मैं डायरेक्ट आंसर पे पहुंच रहा हूं, BC, मैं चलो बता ही देता हूं। राइट आंसर BCl3 है, क्यों, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है और Cl 120 बॉन्ड एंगल 120। यस ClF3 लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3। अच्छा लोन पेयर 1 नहीं 2 है। यार ये किस टाइप की ज्योमेट्री बनी थी, AB3L बॉन्ड एंगल। आप वेस्पर थ्योरी पहुंचिए, अब यहां पर क्या पहुंचेंगे, वेस्पर थ्योरी। अच्छा लोन पेयर कितने 1, बॉन्ड पेयर कितने 3, वेस्पर थ्योरी पहुंचिए हमारे पास इस पर। यस ये तो बॉन्ड एंगल यार अभी आपको बताया था 90 पॉइंट कितना था, 91 पॉइंट समथिंग था, यहां पे 90 के आसपास आता है बॉन्ड एंगल। नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, पॉइंट क्लियर हो गया, नो हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, चलिए राइट आंसर हमें मिल गया BCl3। चलिए ओके, वैसे तो उम्मीद करता हूं ये लास्ट क्वेश्चंस में से एक है। यस तो बच्चे आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मैसेज जरूर करके मुझे बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जैसे शेयर करोगे तो ये मतलब अपने तक ये कंटेंट को मत रखिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और बच्चों डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक मिलेगा मिड टर्म एग्जाम सीरीज करके, आपको क्या करना है, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं
तो उस लिंक पर क्लिक कर कर आप एक वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, और मतलब उस पेज पर पहुंच जाओगे जिस पर आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मतलब बायो के, मैथ के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के 5-5 मिड टर्म एग्जाम क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और वो क्वेश्चन पेपर जो है वो समझ लो अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपके मिड टर्म में तो मार्क्स यूं आ जाएंगे, यूं। ठीक है, यूं ही। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।